सेल बायोलॉजी के आज की टॉपिक जो हमारा वो न्यूक्लियस है। इससे पहले हम जो है सेंट्रियोल्स, उसकी स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को पढ़ चुके हैं। जो आज हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। न्यूक्लियस को जो है ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। जिस तरह हमारी बॉडी में ब्रेन जो है अहमियत रखता है, बिल्कुल उसी तरह सेल के अंदर न्यूक्लियस की वही इम्पोर्टेंस है। तो इसलिए आपने गौर से आज की टॉपिक को सुनना है और समझने की कोशिश करनी है। बहुत ही ईजी, इंशाल्लाह मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इसकी डिस्कवरी। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी 1831 में एक साइंटिस्ट ने की थी जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। इसके बाद इसकी पोजीशन अगर देखें कि हमारे पास, आपको पता है कि दो तरह के सेल्स हैं, एक एनिमल सेल है, दूसरा प्लांट सेल है। एनिमल सेल में ये सेंट्रल पोजीशन रखता है, मतलब कि जब आप सेल को देखेंगे तो वहाँ पर जो है आपको न्यूक्लियस सेल के सेंटर पर नज़र आएगा, जबकि प्लांट के सेल में ये सेंटर की बजाय पेरिफेरल रीजन पर होता है। क्यों? क्योंकि प्लांट में एक लार्ज वैक्यूल पाया जाता है सेंटर पर, जिसकी वजह से पेरिफेरल रीजन पर जो है न्यूक्लियस मौजूद होता है सेंटर की बजाय। तो ये तो इसकी पोजीशन हो गई एनिमल और प्लांट सेल में। इसके बाद अगर इसके नंबर्स की बात करें तो ये नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी करता है। किस तरह से? मतलब कि बहुत सारे सेल ऐसे होते हैं उसमें यूनिसेलुलर होता है, एक ही सेल होता है, एक ही सेल के एक ही मतलब कि सेल में जो एक जो है न्यूक्लियस मौजूद होता है। अगर एक सेल देखें तो उसके अंदर एक ही न्यूक्लियस आपको मिलेगा। तो इसलिए मतलब कि मोस्टली जो है ये आपको यूनिसेलुलर सेल्स में मिलेगा, जबकि जो है बहुत सारे सेल्स ऐसे भी होते हैं बायन्यूक्लिएट होते हैं। मतलब कि आपको एक एनिमल का सेल मिलेगा तो उसमें आपको दो न्यूक्लियस मिलेंगे, जैसा कि पैरामीशियम में, पैरामीशियम के जब सेल को आप स्टडी करें तो वहाँ पर आपको दो न्यूक्लियस मिलेंगे, इसलिए हम इसको बायन्यूक्लिएट कहते हैं। तो इसका मतलब है कि बाज़ औक़ात बाज़ सेल्स में जो है दो न्यूक्लियस भी मौजूद होती हैं, और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि पॉलीन्यूक्लिएट, एक सेल के अंदर बहुत सारे जो है आपको न्यूक्लियस मिलेंगे, तो पॉलीन्यूक्लिएट भी पाया जाता है। इसके बाद इसकी अपीयरेंस, ये आपको कौन से सेल्स में मिलेगा? तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि नॉन डिवाइडिंग सेल्स के अंदर आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा। जब सेल डिवाइड हो रहा होगा, डिवीजन सेल की हो रही होगी, तो उस सेल में आपको ये दिखाई नहीं देगा। जबकि कौन से सेल में मिलेगा? जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में हो, जब सेल की डिवीजन ना हो रही हो, उस वक्त आपको न्यूक्लियस विजिबल होगा या फिर दिखाई देगा। इसकी कंपोनेंट्स देखें, इसके अंदर क्या क्या अज्जा मौजूद होते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी सब्सटेंसेस मौजूद होती हैं, इसकी स्ट्रक्चर। तो इसकी स्ट्रक्चर में सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो है न्यूक्लियर एनवेलप है। अब न्यूक्लियर एनवेलप का क्या मतलब है कि इसके ऊपर कवरिंग मौजूद है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि क्लोरोप्लास्ट जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर कवरिंग होती है और डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हैं दोनों ही, इसी तरह जो है न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसके अंदर भी दो कवर्स आपको दिखाई देंगे, तो इसलिए हम इसको डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के तौर पर कहते हैं, और इसकी जो कवरिंग होती है उसको हम न्यूक्लियर एनवेलप का नाम देते हैं। तो ये एक पॉइंट है इसका। दूसरा पॉइंट, इस बाज़ औक़ात आपको पता है कि सेल्स के अंदर जो है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें सेल के अंदर आ रही हैं, न्यूक्लियस के अंदर आ रही हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो है न्यूक्लियस से सेल के अंदर जा रही हैं। तो इसका मतलब है कि इंटरचेंज हो रहा है सब्सटेंसेस का। सेल से न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल्स आ रहे हैं और न्यूक्लियस से मटेरियल्स सेल्स की तरफ, साइटोप्लाज्म की तरफ जा रहे हैं। तो इसके लिए कुछ ओपन चैनल्स चाहिए, ओपनिंग्स चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर ओपन्स भी होते हैं, मतलब कि पोर्स होते हैं, जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स का नाम देते हैं। अब ये न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स को आप जब देखें तो चूँकि दो आपको मेम्ब्रेन्स अटैच्ड मिल रही हैं, तो यहाँ पर पोर्स की शक्ल में ये अख्तियार कर जाता है, पोर्स मिलते हैं। तो पोर्स से होता क्या है कि चीज़ों की जो है क्या होती है, एक्सचेंज होती है। मटेरियल्स जो है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाते हैं और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर आते हैं। तो ये क्यों, कैसे? आप मिसाल मैं आपको दूं कि आपने देखा होगा कि से न्यूक्लियस के अंदर जो है आरएनए की सिंथेसिस हो रही है।
अब जब आरएनए की सिंथेसिस हो रही है तो आरएनए जो हैं वो जब सिंथेसाइज हो जाते हैं, उसकी फॉर्मेशन जब हो जाती है तो वो आपका जो है न्यूक्लियस से निकल कर साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं, जहाँ पर वो जाकर राइबोसोम के साथ अटैच हो जाते हैं। और राइबोसोम के साथ जब अटैच होते हैं तो फिर वहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो इस तरह से मतलब कि चीज़ों की जो है मटीरियल एक्सचेंज हो रहा है। इसी तरह जब न्यूक्लियस के अंदर आपका जो है आरएनए की सिंथेसिस हो रही है तो उस वक़्त कुछ एंजाइम्स चाहिए, तो ज़ाहिर सी बात है वो एंजाइम्स सेल के साइटोप्लाज्म से आते हैं। अब ये दोनों चीज़ें जो है आरएनए का बनकर राइबोसोम के पास जाना, ये जो है कौन इन्वॉल्व है, कौन करवा रहा है, न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स। और फिर आरएनए की सिंथेसिस के दौरान जो है मटेरियल्स या एंजाइम्स जब आ रहे हैं तो वो कौन करवा रहे हैं, वो भी इनको जो मटेरियल्स वो जो है आपका न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स से लेकर आ रहा है। तो इस तरह इसका जो फंक्शन है वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स है। तो कंपोज्ड ये किससे बना हुआ है न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स, ये जो है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से बना हुआ है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से बना हुआ है इसीलिए ये ट्रांसपोर्टेशन का काम भी देता है, चीज़ों की जो ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है। और उसका नाम कौन सा है उस प्रोटीन का, न्यूक्लियोपोरिन से बना होता है न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स। तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इसका फंक्शन है। ये तो उसका दूसरा पार्ट हो गया, दूसरा सब्सटेंस हो गया जो न्यूक्लियस के अंदर आपको मिलेगा। इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर आपको एक और चीज़ मिलेगी, न्यूक्लियोप्लाज्म। आप ये देख रहे हैं डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स मैंने बनाई है, ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स जो हैं ये एक्चुअली जो है न्यूक्लियोप्लाज्म है, मैट्रिक्स है, फ्लूइडिक पार्ट है जो कि आपको न्यूक्लियस के अंदर भी मिलेगा। जिस तरह साइटोप्लाज्म के मैट्रिक्स अंदर होता है या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जिस तरह से ये मैट्रिक्स होता है, फ्लूइड होता है, तो आपको न्यूक्लियस के अंदर भी ये मिलेगा, इसका तीसरा पार्ट। इसके अलावा इसमें न्यूक्लियोलस एक और स्ट्रक्चर है आपको इसके अंदर मिलेगी, वो है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होती है। अब एक्चुअली जब आप इसको देखेंगे तो दो पार्ट्स हैं इसके, एक इसका आउटर पार्ट है जो मैंने आपको ब्लैक कलर से दिखाया हुआ है, और दूसरा पार्ट जो इसका इनर साइड पर होता है वो जो मैंने आपको ब्लू कलर से दिखाया हुआ है, ये इनर पार्ट है। ये दोनों जब स्ट्रक्चर्स आप देखेंगे तो आउटर ग्रेनुलर रीजन है, आउटर देखो दानेदार स्ट्रक्चर, इसके ऊपर कवरिंग कोई भी नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको आउटर ग्रेनुलर रीजन का नाम दिया हुआ है। इसी तरह एक सेंटर पर रीजन है, सेंटर पर ब्लू कलर से आपको जो रीजन नजर आ रहा है ये सेंट्रल फिब्रल रीजन है। ये आउटर रीजन जो है ये प्रीकर्सर है फॉर राइबोसोमल सब यूनिट्स का, जबकि जो इनर रीजन है ये जो है आरआरएनए या फिर आरडीएनए पर मुश्तमिल होता है। इसके अंदर आरआरएनए होता है या फिर आरडीएनए पाया जाता है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ लास्ट पर आपको जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है ब्लू कलर से, ये क्रोमाटिन भी मौजूद होता है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। अब जब आप क्रोमाटिन को जब देखेंगे तो क्रोमाटिन जब सेल डिवाइड हो जाएगा तो ये बाद में जाकर क्रोमोसोम की शक्ल अख्तियार कर जाएगा। तो क्रोमोसोम को मैंने आपको यहाँ पर बनाकर दिखाया हुआ है। क्रोमोसोम का फंक्शन जो है वो लेटर नेक्स्ट जो आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल जो है यहाँ पर क्रोमाटिन जब आया इसका जिक्र, तो इसलिए मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर जो है बनाकर दिखा रहा हूँ, आप गौर से देखें। इसकी स्ट्रक्चर होती क्या है एक्चुअली, इसकी जो एक्चुअली स्ट्रक्चर होती है वो सेंटर पर जो होता है ब्लैक कलर से जो मैंने बनाया सेंट्रोमियर, ये सेंटर रीजन जो इसका सेंट्रोमियर कहलाता है। जबकि इसके दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, ये जो है ये दो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको कंबाइन मिल रहे हैं ये और ये दोनों जो हैं ये क्या हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। अब इसके रीजन को आप गौर से देखें तो ये ऊपर टिप वाला जो रीजन होता है, ये टिप वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये टीलोमर्स कहलाता है। अब इस टीलोमर रीजन के अंदर आपको कुछ थ्रेड लाइक आपको स्ट्रक्चर्स मिल रही, ये जो इसके अंदर आप जब देखेंगे इस सिस्टर क्रोमेटिड्स के, तो यहाँ पर आपको बहुत सारा जो है डीएनए मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। अब ये डीएनए मॉलिक्यूल्स करते क्या हैं, आपको जो क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड्स में मिलते हैं। इसके दो रीजन मैंने आपको और दिखाए हैं। मैंने एक रीजन को यू क्रोमेटिन कहा है, दूसरे को मैंने हेट्रोक्रोमेटिन कहा है। अब ये जो मैंने ब्लैक कलर से बनाया हुआ है, आप ये गौर से देखें, ये वाला रीजन सेंटर वाला और ये वाला रीजन सेंटर वाला, यहाँ पर जो है आपको ये वाला रीजन जो है ये आपका यूक्रोमेटिन कहलाता है। इसके अलावा बाकी दो रीजन जो बने हुए हैं, ये वाला रीजन यहाँ से टीलोमर से इस यूक्रोमेटिन के रीजन तक ये वाला रीजन, और इसके अलावा इस यूक्रोमेटिन के नीचे ये वाला रीजन दूसरे यूक्रोमेटिन तक, यहाँ तक का रीजन ये हेट्रोक्रोमेटिन कहलाता है और ये भी हेट्रोक्रोमेटिन कहलाता है।
ठीक है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ जो ब्लैक कलर से मैंने सेंटर वाला रीजन बनाया है ये हेट्रोक्रोमेटिन कहलाता है, और जो है आपका बकिया रीजन, सॉरी ये जो है यूक्रोमेटिन कहलाता है ब्लैक रीजन, बाकी जो है सारा रीजन जो है आपका हेट्रोक्रोमेटिन कहलाता है। और यहाँ पर जो है आपको कुछ ग्रूव्स नज़र आ रहे हैं, मतलब कि इनसाइड स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। ऐसे आप जब इसको बनाओगे तो इस तरह से स्ट्रक्चर है, इस तरह से। ये जो अंदर की तरफ रीजन है, इस अंदर की तरफ के रीजन को जो है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। मतलब कि ये जो है अंदर वाला रीजन, पहला रीजन है, या अंदर की तरफ चला जाता है, इसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। ये मैंने लिखा है सेंट्रोमेयर के साथ होता है ये। दूसरा जो ग्रुप आपको मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा, ये जो है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहलाता है। तो ये ओवरऑल जो है ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है। तो इट्स ऑल अबाउट न्यूक्लियस। उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आ गया है तो काइंडली मेरे इस लेक्चर को जो है मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंशाल्लाह आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलेंगी। थैंक्स।